लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैनवेट क्रेडिट में कुछ चीज़ें देखी थी। पहला तो रूल नंबर 1 सैनवेट क्रेडिट रूल 2004 देखा था, और उसमें रूल नंबर 1 देखा था हम लोगों ने शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की, मीन्स दिस इज सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 और दिस इज़ एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ याद है। फिर रूल नंबर 2 में हम लोग डेफिनीशन पार्ट पर आ गए थे। डेफिनीशन में जो सबसे पहले रूल 2A का डेफिनीशन देखा था, दैट वाज योर कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में मैंने लिस्ट बताई थी ABCD। अब जो चीज़ें उसी ABCD में मैं नई चीज़ बताऊंगा और आगे वो काम आएंगी, जरा ढंग से देखना। ऑल द गुड्स नेमली, कैपिटल गुड्स मीन्स पहला ऑल द गुड्स नेमली, नंबर 1 ऑल द गुड्स फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ 82, 84, 85, 90, दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तीसरा इन दोनों की एसेसरीज एंड स्पेयर पार्ट्स, फोर्थ जिग्स, वाटर टैंक या सॉरी स्टोरेज टैंक, ठीक, हाँ, मोटर व्हीकल आ जाएंगे, ट्यूब्स एंड पाइप्स आ जाएंगे, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स आ जाएंगे, दैट्स इट। इसके लिए मैंने बताया था ये हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं बशर्ते ये यूज्ड हों 3 चीज़ों में। पहला फाइनल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में, दूसरा एक्साइजेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड द प्रीमाइसेस जनरेट करने में, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है विद इन द फैक्ट्री यूज होना चाहिए, लेकिन अगर उसी बिजली का प्रोडक्शन करके अगर हम सेल करने लगे, कुछ हिस्सा सेल कर दिया, तो भैया सैनवेट क्रेडिट या कैपिटल गुड्स नहीं माना जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल सैनवेट क्रेडिट कैपिटल गुड्स का वही मिल पाएगा जो इस डेफिनीशन में आएगा, हाँ है ना। तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और उसको सेल किया। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की अपनी ऑफिस पर्पस के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, वर्कर्स के क्वार्टर के लिए, नहीं मिलेगा, वो केवल मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए होना चाहिए। और लास्ट मैंने बताया आउटपुट सर्विसेज देने के लिए, क्या देने के लिए? आउटपुट सर्विसेज, क्लियर है। इसके बाद बताया था मैंने सेकेंड पॉइंट, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या तो रेंट पर चलाओ या तो गुड्स की सर्विसेज लो और दो, मतलब गुड्स ले लो और सर्विसेज दो, किराया लो। पहला तो गाड़ी किराए पर दे दी, दूसरा गुड्स लेकर के हमने उसकी सर्विसेज दी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तरह, और तीसरा कोरियर एजेंसी की तरह काम किया। याद रखना ये जो सेकंड पॉइंट है, मेरी बात फिर से सुनना, मैं जो फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जो चल करके हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसी की बात बता रहा हूँ। इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मैंने केवल आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात की है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए बात की है, यानी मोटर व्हीकल वो जो सर्विस देने के काम आए, किराए पर, दूसरा गुड्स ले करके उसकी सर्विस उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना और उसका रेंट या भाड़ा लेना, और तीसरा कोरियर एजेंसी। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के हाथ में ये मोटर व्हीकल की बात नहीं हो रही, सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में व्हीकल की बात हो रही है। तीसरा भी जो है वो भी सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में व्हीकल की बात कर रहा है, तीसरा जो है वो भी सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में व्हीकल की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ तो रेंट पर दे दो, क्यों रेंट पर दे दो, जरा देखो है क्या। दूसरा पैसेंजर्स को लोग लेकर के घुमाओ, क्या ये है। और तीसरा इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स। लास्ट है कंपोनेंट जो हमारे मोटर व्हीकल में यूज होंगे, जो हमारे ऊपर दी हुई हैं वो, बस इतनी चीजें बताई थी। एक चीज देखो, 3 मोटर व्हीकल आई सामने, पहले कैटेगरी में भी मोटर व्हीकल, दूसरी कैटेगरी बी में भी, सी में भी। बी और सी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ए की क्या करें, और उसमें जो लिखा हुआ है वर्ड जरा ढंग से देखते हैं। ए में मोटर व्हीकल जहाँ लिखा है अदर देन, उसको ब्रैकेट लगा दो अदर के पहले, और जहाँ चेसिस लिखा हुआ है नीचे वहाँ तक ब्रैकेट लगा दो।
other than those falling under the category and heading of 8702, 8703, 8704, 8711 and their chassis, इनको शामिल नहीं करेंगे। जो 8702, 8703, 8704 और 8711 में मेंशन्ड है मोटर व्हीकल, उनको शामिल नहीं करेंगे। सर ये होता क्या है, छोड़ दो, नीचे लिखा भी हुआ है क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। फिलहाल हम मोटा मोटी समझते हैं। कैसे मोटा मोटी समझेंगे, सुनो, सुन लो पहले। मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग डंपर एंड ट्रिपर, आगे लिख लो, डंपर ट्रिपर के आगे लिख देना कॉमा लगाकर लोडर, उसके आगे कॉमा लगाकर लिख देना क्रेन्स। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। लोडर, डंपर, क्रेन्स और टिपर्स, ये क्या है? ये वो मोटर व्हीकल हैं जो हमारे बिजनेस में डायरेक्टली यूज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में यूज होती हैं। वो मोटर व्हीकल नहीं है कार ले लिया, उनकी बात नहीं हो रही। पैसेंजर्स को कैरी कर रहे हैं, बस ले लिया, अपने स्टाफ को घर तक छोड़ना, वहां तक लेना, हम उन मोटर व्हीकल की बात ही नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं, नीचे जो हटा रहे हैं, जरा ढंग से देखना। मोटर व्हीकल जो 8702, 3, 4, 11 जिसको हटाया गया है, कौन कौन सी मोटर व्हीकल शामिल हैं जो पैसेंजर्स के काम आती हैं? हटा दिया ना मैंने। तो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में अगर आप ऐसी मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं जो पैसेंजर्स को लेने और ले जाने का काम करे, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, भले ही मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो। दूसरा, मोटर कार एंड अदर मोटर व्हीकल, उनको भी हटा दिया गया है, उनको भी हटा दिया गया है, हाँ या ना। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, एवं फैक्ट्री के अंदर जो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होती हैं, उनको भी हटा दिया गया है। हमने किस तरह की मोटर व्हीकल को रखा है? जो डायरेक्टली कंसर्न होती हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से। डंपर, टिपर्स, लोडर्स, क्रेन्स, अपने आप समझ में आ रहा होगा किस तरह की मोटर व्हीकल की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अब फाइनल में तो हैं नहीं कि हम एकदम और डीप में जाएं, केवल इतना ही समझना है, क्योंकि आगे चल करके हम बताएंगे देखो उस मोटर व्हीकल को छोड़ दो, इस मोटर व्हीकल को ले आओ, इस मोटर व्हीकल को छोड़ो, इसको ले आओ। तो ये समझाने के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे चल सकते हैं? अब क्लियर हुआ पूरा? आगे चल सकते हैं। हमने इसके आगे एग्जेम्प्टेड गुड्स पढ़ा था। 3 तरह के एग्जेम्प्टेड गुड्स बताए थे, नील रेट ऑफ ड्यूटी, 100% एग्जेम्प्ट, और तीसरा बताया था 1 डिवाइडेड बाई 2011 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2012। नोटिफिकेशन नंबर में जो गुड्स आएंगे वो हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स माने जाते हैं। जो 1 डिवाइडेड बाई 2011 की कैटेगरी में आते हैं उन पर 2% ग्रेड के हिसाब से टैक्स लगता है, और नीचे 12 डिवाइडेड बाई 2012 में आते हैं 1%, जिसमें कोल एंड फर्टिलाइजर आते हैं। याद आ गया होगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स के बाद हम लोग चले थे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, ओहो, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, 100% एग्जेम्प्ट होता है, और जो निगेटिव लिस्ट में शामिल है, हाँ या ना। और आओ तीसरा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, टैक्सेबल सर्विसेज हुज पार्ट ऑफ वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड ऑन द कंडीशन दैट नो क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज फॉर प्रोवाइडिंग सच टैक्सेबल सर्विसेज शैल बी टेकन। छोड़ दो फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट, हम यहाँ फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं डेफिनेशन। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एक्साइजेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनपुट और यूजिंग इनपुट सर्विसेज। अंडरलाइन कर लो एक्साइजेबल गुड्स। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या लेंगे हम लोग? केवल एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर स्पेसिफाइड इन द सीटा 1985 के शेड्यूल्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इंक्लूड्स सॉल्ट। चलें आगे। फर्स्ट स्टेज डीलर, ये भी बता दिया था शायद मैंने। फर्स्ट स्टेज डीलर वो होता है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदे, जो डायरेक्टली डिपो या कंसाइनमेंट एजेंट से सामान खरीदे मैन्युफैक्चरर के, या फिर वेयर हाउस से सामान खरीदे, उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज डीलर। पक्की बात है ना। और इसमें एक इंपोर्टर भी शामिल है। एन इंपोर्टर और फ्रॉम द डिपो ऑफ एन इंपोर्टर और फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑफ द कंसाइनमेंट, सेम वही। इनपुट पर हम लोग थे लास्ट क्लास में, कहाँ थे? इनपुट पर थे। इनपुट की अगर बात करें हम, तो ऑल गुड्स, मैंने लास्ट क्लास में इनपुट की थोड़ी डेफिनेशंस बताई थी, आधा अधूरा, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन नहीं बताया था। फिलहाल आज हम लोग एक्सक्लूजन देखेंगे। इसमें इनपुट में क्या क्या है, अब याद आएगा वो मोटर व्हीकल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा डिफाइन कर दिया, अब उसकी बारी आएगी और वही कन्फ्यूज़न लाता, लेकिन अब नहीं लाएगा। इनपुट, इनपुट मीन्स ऑल गुड्स
used in the factory by the manufacturer for the purpose of production of final goods, यहाँ excisable, फाइनल प्रोडक्ट के आगे लिख दो एक्साइजेबल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट के आगे लिख दो एक्साइजेबल गुड्स। बोलो, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, अभी तो मैंने बताया तुम लोग को। फाइनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक पन्ना पहले पलटो ना, लिखो, अभी तुमने देखा है, अभी तो देखा। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एक्साइजेबल गुड्स, दैट्स इट। तो ऑल गुड्स यूज्ड इन द फैक्ट्री बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एक्साइजेबल गुड्स और एनी गुड्स इंक्लूडिंग एसेसरीज cleared along with the final product, the value of which is included in the value of the final product and goods used for providing free for warranty for final products। अगर मैं कोई सामान अपना इशू कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, उसके साथ मैंने कोई एसेसरीज भी निकाली उसके साथ लगा करके, तो क्या वो हमारा इनपुट में नहीं आएगा? हमने वो इनपुट दिया जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ जा रहा है, वो इनपुट भी है। एसेसरीज खरीदी और उनको मैंने फाइनल प्रोडक्ट के साथ निकाल दिया। हमने इनपुट लिया एसेसरीज और उसको मैंने फाइनल प्रोडक्ट के साथ निकाल दिया। क्या ये इनपुट नहीं है? क्या ये इनपुट नहीं है? क्या केवल जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज़ होता है क्या वही में इनपुट होता है? ना, उसके साथ जो हम लोगों ने एसेसरीज वगैरह भी निकाली हैं वो भी इनपुट का पार्ट है। तीसरा, ऑल गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अगर हम जनरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का और स्ट्रीम एंड यूज फॉर कैप्टिव यूज, तो वो भी हमारा इनपुट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कब बात की थी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए? जब कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आ जाएगा जरा देखो, बिजली से रिलेटेड वापस आओ। ये जो कैपिटल गुड्स हैं यूज हो, कौन से कैपिटल गुड्स? जो 82, 84, 85, 90 में मेंशन्ड है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, कहाँ यूज़ हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। मोटर व्हीकल कहाँ यूज़ हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। जिग्स और मोड्स एंड डाइज ये कहाँ यूज़ हो? चलो, ट्यूब्स एंड पाइप्स कहाँ यूज़ हो? स्टोरेज टैंक कहाँ यूज़ हो? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनपुट, कैपिटल गुड्स नहीं। इनपुट कहाँ यूज़ हो? जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में। क्या केवल स्टोरेज टैंक लगा दिया, क्या केवल मोटर व्हीकल खड़ी कर दी, या केवल 82, 84, 85, 90 के फॉल करने वाले कैपिटल गुड्स लाकर खड़े कर दिए, क्या हमारी बिजली जनरेट हो जाएगी? अरे इनपुट इज़ नीडेड ना, इनपुट की ज़रूरत है ना। मशीनरी से जैसे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसी तरह बिजली भी हमारी मशीनों के यूज़ से बनेगी। हाँ है ना, मशीनों से प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल चाहिए। बिजली मशीनों से बनी, लेकिन बिजली को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल चाहिए, नहीं चाहिए? तो उसके लिए इनपुट की बात कर रहा है। तो कंफ्यूज ना होना, सर वहाँ पर भी तो इनपुट में था, यहाँ पर भी है। वहाँ कैपिटल गुड्स थे इनपुट में और यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह की बात की जा रही है। ऑल गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विसेज, दैट्स इट। कितना सिंपल था। अगर हम लोग बात करें इनपुट की, तो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जितने इनपुट लगे, उनके साथ एसेसरीज निकालने में जितने इनपुट लगे, बिजली को प्रोड्यूस करने, जनरेट करने में जितने इनपुट लगे, और आउटपुट सर्विस को प्रोवाइड करने में जितने इनपुट लगे, बात खत्म। इनपुट यही तो हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा कोई इनपुट हो सकता है तो बताओ, बोलो। इसके अलावा कोई इनपुट हो सकता है तो बोलो। नहीं, इसमें शामिल नहीं होंगी ये चीज़ें, एक्सक्लूड करेंगे। इसमें शामिल नहीं होंगी ये चीज़ें, इनको हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, दैट्स इट, कॉमनली नोन एज पेट्रोल। क्यों इतना टेंशन दे रहे हो? केवल पेट्रोल लाइन याद कर लो ना हाई स्पीड डीजल याद करो, ना लाइट डीजल याद करो, केवल सीधे बोलो ना पेट्रोल। एक होता है एग रोल, एक होता है पेट्रोल, है कि नहीं? कुत्ते को घुमाओ तो पेट्रोल बन जाएगा, है कि नहीं? चलो, एनी गुड्स यूज्ड फॉर, एनी गुड्स यूज्ड फॉर, ये भी हमारा एक्सक्लूड किया गया है। कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग मैंने बनाई, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन लगेंगी, मशीन तो वो कैपिटल गुड्स हैं, रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स हैं। क्या ये मेरा कैपिटल गुड्स है? दीवारें वगैरह, कंस्ट्रक्शन जो करवाया, क्या बात कर रहे हो? नहीं है, वो इनपुट में आएगा ही नहीं, इनपुट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। भले कैपिटल नेचर का हो, भले ही कैपिटल गुड्स है,
कैपिटल गुड्स ये है ही नहीं कंस्ट्रक्शन। जरा देखो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में कहाँ लिखा है, 82, 84, 85, 90 है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, क्या दीवार तुम्हारा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है? बोलो, क्या दीवार तुम्हारा मोटर व्हीकल है? बोलते क्यों नहीं? क्या दीवारें या कंस्ट्रक्शन हमारी जिग्स और स्टोरेज टैंक है? नहीं है, हटा दो। तो पहले तो हटाओ कि यहाँ पर कहीं भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की बात की हुई है, कैपिटल गुड्स में कहीं भी बात नहीं की कंस्ट्रक्शन की। ये पहली बार बात कर रहे हैं, इनपुट से एक्सक्लूड कर रहे हैं कि इनको इनपुट मत मान लेना। हाँ, इनको भी तुमने यूज़ किया है, ब्रिक्स खरीदे होंगे, सैंड खरीदे होंगे, रॉड्स खरीदे होंगे, पेंट वेंट खरीदा होगा, ये सब हमारा क्या होगा, इनपुट है। उस पर मैंने क्या दिया होगा, एक्साइज ड्यूटी दी होगी, उसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली क्योंकि वो इनपुट की कैटेगरी में है ही नहीं। तो देखो, इनपुट में से एक्सक्लूड किया गया है कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, और लेइंग और फाउंडेशन ऑफ मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। हमने एक मशीन लगवाई, जैसे तुम लोग की क्या होता है, एक्सरे क्या होता है, EMI मशीन होती है ना, EMI मशीन होती है, EMI मशीन होती है, ECG होती है और MRI होती है। EMI हमें याद आ रहा है, वही हमें MRI मशीन होती है। MRI मशीन को देखो तो फिट किया जाता है दीवारों में, उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है, हिले ना थोड़ा भी, पता चला दीवार नस थोड़ी दिमाग की हिल गई तो गड़बड़ हो जाएगा उसके हिलने से। बिल्कुल फिट होती है, उसको बिल्कुल टच नहीं किया जा सकता। करोड़ों रुपए केवल उसके फिटिंग चार्जेस पर लग जाते हैं, उसकी कमरे को बनाने में लग जाते हैं, रूम को। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर उसको निकालो तो पैसा उसका वसूल भी नहीं होगा, उसके लिए दीवारें पूरी बनाई गई, ये उसी के लिए है, समझ लो, उसी की तरह की सर्विसेज हैं। अगर मैंने कोई मशीन वगैरह को ज़मीन में फिट करने के लिए, दीवार में फिट करने के लिए कोई खर्चा किया है, वो भी शामिल नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है लेइंग ऑफ फाउंडेशन और मेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पोर्शन ऑफ द एक्सक्यूजन। छोड़ देना इसको तुम लोग। कैपिटल गुड्स को हटाया गया है, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर दो। इनपुट में से कैपिटल गुड्स को हटाया गया है। इनपुट में से क्या हटाया गया है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को नहीं हटाया गया है। लेकिन स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट को नहीं हटाया गया है। एक्सेप्ट व्हेन यूज एज अ पार्ट और कंपोनेंट इन द यूज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जब हम किसी फाइनल प्रोडक्ट को अपने यहाँ से निकालते हैं तो उसके साथ एसेसरीज भी लगा देते हैं। वो एसेसरीज हो सकता है कैपिटल गुड्स हो सकता है, नहीं क्या हो सकता है कैपिटल गुड्स हो। तो जब हम उसको साथ में निकाल रहे हैं तो उसको हम कैपिटल गुड्स को नहीं हटा रहे, उसको हम इनपुट की डेफिनेशन में ऊपर ही रख चुके हैं। ऊपर देखो इनपुट की डेफिनेशन में रॉ मटेरियल वगैरह तो इनपुट की डेफिनेशन में आ गया, उनके साथ जो एसेसरीज जा रही हैं वो भी हमारा इनपुट की डेफिनेशन में है। तो कैपिटल गुड्स में से हटा दिया गया है, यानी कैपिटल गुड्स इनपुट में शामिल नहीं है। तो इनपुट में क्या आएगा, मैंने क्या बताया, रॉ मटेरियल वगैरह आएंगे, ये सब इनपुट में आएंगे। दूसरा क्या आएगा, जो एसेसरीज हैं उनकी वो इनपुट में आएंगी। तीसरा मैंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मेरा सामान यूज हो रहा है वो इनपुट में आएगा। और लास्ट क्या बताया, आउटपुट सर्विसेज। क्लियर। चलो, मोटर व्हीकल नहीं आएंगी यहाँ पर, एक्सेप्ट किया गया इनपुट में से। अब जरा बताओ कौन सी मोटर व्हीकल, कंफ्यूज मत होना। अभी हम केवल डेफिनेशन देख रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे कि कैपिटल कौन सी सैंडविच क्रेडिट मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम केवल डेफिनेशन देख रहे हैं। बताओ यहाँ पर मोटर व्हीकल कौन सी हटाया गया है। जब कैपिटल गुड्स हटा तो अपने आप वो वाली मोटर व्हीकल्स हट गई। कौन वाली मोटर व्हीकल्स हट गई, वो अपने आप हट गई, हमको कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन वो वाली मोटर व्हीकल भी हट गई जो 8702, 8703, 8704 और 8711 लिखी हुई थी, वो भी हट गई क्योंकि वो कैपिटल गुड्स में से हटाई गई थी। इसका मतलब वो शामिल हो सकती थी यहाँ पर, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स में तो शामिल थी नहीं, उसको भी अलग से हटा दिया, यानी सारी तरह की मोटर व्हीकल हटा दी गई। अब क्लियर हुआ, किसी भी तरह की मोटर व्हीकल बचने ना पाए। अब क्लियर है, हाँ या ना। चलो, एनी गुड सच एज फूड आइटम, सच एज फूड आइटम, चाहे ड्रिंकिंग हो चाहे खाने पीने से रिलेटेड हो, ड्रिंकिंग वो वाला नहीं, हाँ। तो एनी गुड सच एज फूड आइटम, फूड आइटम से रिलेटेड कुछ भी, बेवरेजेस वगैरह कुछ भी हो, ठीक है ना। एनी गुड्स विच हैव नो रिलेशनशिप विद द फाइनल प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा सामान जिसका फाइनल प्रोडक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, उसको इनपुट की कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं। बस बस बस, अब जरा देखना अब क्या क्या आया।
इनपुट में शामिल है कोई भी मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ होगा, इनपुट में शामिल है कोई भी स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट्स जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के साथ निकलेगा, इनपुट में शामिल है कोई भी ऐसा गुड जिसको हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, इनपुट में शामिल है कोई भी ऐसा गुड्स जो हमारा आउटपुट सर्विस देने के काम आए। लेकिन इसमें से हटाया गया है पहली चीज़ कैपिटल गुड्स, लेकिन कैपिटल गुड्स में से कुछ मोटर व्हीकल हट गई थी, उनको भी हटा दिया गया अलग से। हाँ है ना, कैपिटल गुड्स हटा दिया गया, मोटर व्हीकल हटा दी गई और कंस्ट्रक्शन वर्क हटा दिया गया, और एक और चीज़ हटाई गई है डी पेट्रोल। मेन तो यही है। कोई भी ऐसा सामान जिसका फाइनल प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है उसको तो हटाना ही है, उसको इनपुट थोड़ी मान लोगे तुम, तो कॉमन सेंस की बात है। ख़त्म हो गया, ख़त्म। 5 मिनट देते हैं, पढ़ो डेफिनेशन पार्ट तक जितना समय लग जाए। चलो यहाँ तक इनपुट समझ में आया। अब जरा इनपुट के बाद इनपुट सर्विसेज की बात करते हैं। अब तक हम इनपुट मटेरियल की बात कर रहे थे, अब हम इनपुट सर्विसेज की बात करते हैं। जैसे एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात की, उसके बाद एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, उसके बाद फर्स्ट स्टेज डीलर की बात की। अब हम लोग बात किए इनपुट की, अब इनपुट सर्विसेज की बात कर लो। इनपुट सर्विसेज मीनिंग एनी सर्विस यूज्ड बाय अ प्रोवाइडर। इनपुट का मतलब, इनपुट सर्विस का मतलब यूज्ड बाय ए प्रोवाइडर। मैंने किसी से सर्विस ली, यूज्ड बाय ए प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस। मैं आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं किसी से पढ़ता हूं और फिर तुमको पढ़ाता हूं, तो मैं आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइडर हूं। मैंने सर्विस को इनपुट लिया फिर आउटपुट सर्विसेज दी। नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। used by a provider of output service for providing an output service or used by a manufacturer। ओके, सर्विस को केवल सर्विस प्रोवाइडर यूज नहीं करेगा, सर्विस को मैन्युफैक्चरर भी यूज करेगा एज ए इनपुट। हम रॉ मटेरियल का इनपुट देते हैं, कैपिटल गुड्स का इनपुट देते हैं और हम सर्विसेज का भी इनपुट देते हैं और उसी की क्रेडिट मिलती है। मैंने पहले ही लेक्चर में पहले ही टॉपिक पे पढ़ा दिया था सेनवेट क्रेडिट में। Used by a manufacturer whether directly or indirectly in or in relation to the manufacture of final product and clearance of final product up to the place of removal। छोड़ दो ना, हमने up to the place of removal, जब मेरे यहाँ से सामान निकलता है उस समय तक जितनी भी मैंने सर्विसेज ली होती हैं, सर्विसेज देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को सेल करने के लिए, वो सारी की सारी इनपुट मानी जाएंगी, इनपुट सर्विसेज। तो अब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने कोई सर्विस ली और तुमको दी, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं मैंने पढ़ करके पढ़ाया, मैंने इंजीनियरिंग की सर्विसेज ली और तुम लोग को सीए की क्लास दी। नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कोई भी सर्विस, सीए साहब की सर्विसेज ली, सीएस की सर्विसेज ली, इंजीनियर की सर्विस ली, आर्किटेक्चरल सर्विसेज ली और तुम लोग को मैंने सामान बेचा। नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? इंक्लूजन जो क्या क्या शामिल होगा, इल्यूजन नहीं है, इंक्लूजन है। सर्विसेज यूज्ड, क्या क्या शामिल होगा? सर्विसेज यूज्ड इन रिलेशन टू मॉडर्नाइजेशन, रीनोवेशन और रिपेयर ऑफ अ फैक्ट्री, प्रीमाइसेस ऑफ प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस और एन ऑफिस रिलेटिंग टू सच फैक्ट्री और प्रीमाइसेस, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, स्टोरेज, procurement of imports, accounting, auditing, financing, recruitment and quality control, coaching and training, computer networking, credit rating, share registry, security, business exhibition, legal services involved in import। अरे जितनी सर्विसेज सोच सकते हो वो सारी आ गई। मेरी बात समझना। तो हमने तो तुमको बताया हम किसी भी से भी सर्विस ले सकते हैं और तुमको सर्विसेज दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने ली वही दी, कोई और सर्विस लेकर मैं कोई और सर्विस देता हूँ, कोई और सर्विस लेकर के मैं आउटपुट देता हूँ, गुड्स सेल करता हूँ। नहीं कर सकता? देखो ना, उससे पता चल रहा है। लेकिन अब इसको तो दिमाग में रखना बड़ा आसान था, लेकिन जरा अब एक्सक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? किन किन चीज़ों को हटा दें। फॉलोइंग सर्विसेज। तो इनपुट का हमें इंक्लूजन को ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल क्या दिमाग में रखने की ज़रूरत है? एक्सक्लूजन। दिमाग में वही सेट करना है। और तुम लोग को मालूम भी है, अगर हमने इनपुट में दीवारों को शामिल नहीं किया था तो इनपुट सर्विस में भी दीवारों की सर्विसेज को शामिल नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज को शामिल नहीं करेंगे। अब बात समझ में आई? कुछ तो सेम है, एक एक्सक्लूजन तो मिल गया। फॉलोइंग सर्विसेज इफ दे आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ। समझ में आया? दूसरा देखते हैं।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, ओके, इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इनपुट सर्विस नहीं मानेंगे। सर ये मोटर व्हीकल ने तो तबाह कर दिया है, बोलते हो ना कि हर जगह जहाँ देखिए वहाँ पर मोटर व्हीकल पुक से आ गया तो ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं फिर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल इन सो फॉर एज दे रिलेट टू अ मोटर व्हीकल विच इज़ नॉट अ कैपिटल गुड, मैंने एक्सक्लूड किया है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल एज दे रिलेट टू अ मोटर व्हीकल विच इज़ नॉट अ कैपिटल गुड, तो कैपिटल गुड्स को शामिल किया है। ना में ना करते हाँ कर बैठे, हाँ करके बैठ गए, वही चीज़ यहाँ पर है कि दो बार ना हो गया, एक्सक्लूजन में भी ना है तो वहाँ हो गया, नहीं हो गया। फिर से समझो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, केवल रेंटिंग वर्ड को अंडरलाइन करो और वापस आओ मोटर व्हीकल पर। और हम सर्विसेज प्रोवाइडेड की बात कर रहे हैं, अंडरलाइन कर लेना, प्रोवाइडेड और रेंटिंग दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, सर्विसेज को और प्रोवाइडेड को। हम कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन की इसकी बात नहीं कर रहे, ऊपर वाले ए पार्ट की बात नहीं कर रहे, वापस आते हैं, बी और सी की बात कर रहे हैं, और दोनों सर्विस प्रोवाइडेड पर था या नहीं, और उसमें भी तीनों पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रेंटिंग की बात कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स में कहा गया था ये कैपिटल गुड्स हैं, क्या कैपिटल गुड्स हैं बोलो ना, कैपिटल गुड्स में कहा गया था ये कैपिटल गुड्स हैं। मोटर व्हीकल की बात करो, मोटर व्हीकल कैपिटल गुड्स है, लेकिन वो शामिल नहीं है जो 8702, 8703, 8704, 8711 में शामिल है, उनको हटा करके मोटर व्हीकल शामिल है प्रोडक्शन के काम में जो यूज़ होती है, जिसमें शामिल हैं टिपर्स, डंपर्स, लोडर्स, क्रेन। दिमाग में सेट हो गया, हमने उनको किनारे कर दिया, वो हमारी कैपिटल गुड्स हैं। हम आते हैं नीचे वाले पर, सर्विस प्रोवाइडेड वाले पर। सर्विस प्रोवाइडेड में दो कहा गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी रेंटिंग था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में भी रेंटिंग था, इन दोनों को हटाया गया है। अब जरा वापस आओ यहाँ पर, इनपुट सर्विसेज में, इनपुट सर्विस में कहा गया सर्विसेज एक्सक्लूजन में, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, मैंने अगर तुम्हें कोई सर्विसेज दी हैं, कैसे, रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, उसको एक्सक्लूड किया गया है, उसको क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, विच इज नॉट अ कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स नहीं। छोड़ दें थोड़ी देर के लिए इसको, अगर कंफ्यूज कर रहा है छोड़ दें, केवल एक्सक्लूड करो इनपुट सर्विसेज में से किसको, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज को, बस तैयार हो गया, इनपुट सर्विसेज तुम्हारी तैयार है, इनपुट सर्विसेज तैयार है। दो चीज़ें, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो इनपुट सर्विस ले करके सर्विस का काम दे, कोई भी तरह की सर्विस इनपुट करे और सर्विसेज आउटपुट दे, कोई मैन्युफैक्चरर जो सर्विसेज लेकर फाइनल प्रोडक्ट को सेल करे, हो सकता है, वो दोनों शामिल हैं। इंक्लूड्स हो गई अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, फलाना ढिमाका, ये वो सब। क्या शामिल नहीं है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बस इतना याद रखो, बस इतने से काम हो गया ना, आगे चल सकते हैं। चलो, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस शामिल नहीं है, सर्विसेज ऑफ सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस शामिल नहीं है। चलो अब आते हैं, बस तुम लोग को इतना ही दिमाग में रखना है, आगे मत दिमाग में रखना कि और भी सर इसमें पॉइंट है, इसके एक्सेप्शन भी बता दीजिए ना, छोड़ दो, आगे चलो। पहले तो तुम लोग आगे की थ्योरी जानने लायक बनो कि जो आगे थ्योरी लिखी है कि क्या कंडीशंस हैं, सैंडविच क्रेडिट कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, वो सब जान लो। पहले आते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज डीलर देखा था ना, उसी तरह इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स एन ऑफिस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ऑफिस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और इनपुट, ढंग से सुनना, और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं आउटपुट सर्विसेज भी देता हूँ। विच रिसीव्स इनवॉइसेज, जो मैं इनवॉइसेज रिसीव करता है, किससे, अंडर रूल 4A, अंडर रूल 4A ऑफ द सर्विस टैक्स रूल्स।
towards purchase of input services and issues invoices, bills or as the case may be चालान for the purpose of distributing the credit। मेरा काम है इनपुट सर्विस लेना, चाहे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ चाहे सर्विस देने वाला हूँ, और उसके बाद जब तुम मुझसे सामान खरीदने आते हो तो मेरा काम है कि वैटेबल यानी कि एक तरह से टैक्स इनवॉइस काट करके मैं देता हूँ कि तुम भी उसकी क्रेडिट ले सको। यानी मैं एक चेन का काम कर रहा हूँ, चेन चली वहाँ से, ट्रेन नहीं, चेन चली वहाँ से, हमको इनपुट सर्विस मिली, हमको रॉ मटेरियल मिला। हम यहाँ रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं। सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी मैं सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने सर्विस लिया, इनपुट सर्विस ली और डिस्ट्रीब्यूट किया। अब चाहे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने तुम्हें टैक्सेबल इनवॉइस दिया, चाहे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने तुम्हें टैक्सेबल इनवॉइस दिया। क्यों? क्योंकि तुम भी उस सर्विस टैक्स का जो तुम हमें पेमेंट करोगे उसकी क्रेडिट कंटिन्यू कर सको। तो इसको हम कहते हैं इनपुट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस लायक नहीं हूं कि सर्विस टैक्सेबल ले करके तुमको टैक्सेबल सर्विस को ट्रांसफर कर सकूं, टैक्स को ट्रांसफर कर सकूं सैनवेट क्रेडिट के लिए, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कहा जाएगा। वहीं चेन क्या हो गई? ब्रेक हो गई। क्या हो गई? ब्रेक हो गई। क्लियर है? पक्की बात है। जॉब वर्क पढ़ें, जॉब वर्क की बात करते हैं। जॉब वर्क तुम लोग को मालूम है, या तो आप हमें रॉ मटेरियल दो, हम उसका एक प्रोसेस करके आपके पास ट्रांसफ़र कर देंगे, जॉब वर्क हुआ ना। बाकी फिनिश गुड्स आप बनाओ, या तो सेमी फिनिश गुड्स हमको ट्रांसफ़र कर दो, उसमें एक प्रोसेस करके गुड्स को कंप्लीट करके हम आपको दे देंगे। नहीं, या तो रॉ मटेरियल हमको दे दो, प्रोसेस करके हम सेमी फिनिश गुड्स आपको दे देंगे या फिनिश गुड्स दे देंगे, सेल करना आपका काम है। या आप हमको सेमी फिनिश गुड्स दे दो, हम उसमें प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड बना देंगे, आप उसको सेल करना। हो गया जॉब वर्क। जॉब वर्क हैज़ बीन डिफाइंड एज प्रोसेसिंग और वर्किंग अपॉन रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स। यहाँ तो मैं रॉ मटेरियल पर काम करूँ और उसको कुछ प्रोसेस करके आपको वापस कर दूँ, या मैं फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स पर काम करूँ और उस पर प्रोसेस करके आपको दे दूँ। So as to complete a part or whole of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for a aforesaid process, and the expression job work shall be considered accordingly. That's it. तो जॉब वर्कर वो होता है जो रॉ मटेरियल आपसे ले, कुछ प्रोसेस करके आपको फिनिश करके दे या अनफिनिश करके दे, बाकी काम आपका। यहाँ तो सेमी फिनिश्ड आपसे ले ले, आधा काम आपने किया, बाकी आधा काम मैं करके आपको वापस दे दूँगा। क्लियर है? आउटपुट सर्विसेज कर लेंगे आप लोग। सेकंड स्टेज डीलर मीन्स अ डीलर हु परचेजेस द गुड्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेज डीलर। सोचने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट स्टेज डीलर हम लोगों ने देख लिया, जो डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदे, मैन्युफैक्चरर से, वेयर हाउस से खरीदे, या कंसाइनमेंट एजेंट या डिपो से खरीदे, या इंपोर्टर शामिल है। सेकंड स्टेज डीलर वो होता है जो फर्स्ट स्टेज डीलर से सामान खरीदे। कोई दिक्कत है? जो चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ ढंग से सुनना। एक छोटा सा टॉपिक है सैनवेट क्रेडिट का ही, जो रूल नंबर 3 आएगा। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि इसकी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जो कैपिटल गुड्स होता है ना, जो कैपिटल गुड्स होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कैपिटल गुड्स होता है, सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स नहीं होती, वही कैपिटल गुड्स होंगी जो रूल 2A में लिखा हुआ है। जितने भी कैपिटल गुड्स की आप लोगों ने लिस्ट बनाई, उनके सैनवेट को निकालो जितना आपने पेमेंट किया है। मैं फिर बोलता हूँ, जितना भी कैपिटल गुड्स की आपने डेफिनेशन बताई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। बी, सी, डी में मोटर व्हीकल था, ए में आपका मैन्युफैक्चर से रिलेटेड था, डंपर्स वगैरह। उन सारे कैपिटल गुड्स की जब मैंने खरीदा था तो उस पर मैंने ड्यूटी पेमेंट की होगी, नहीं की होगी? उन सारे ड्यूटीज़ को उठाकर एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो जिसका नाम होगा सैनवेट क्रेडिट। पक्की बात है ना? बोलो। क्रेडिट लेने की बात आएगी तो कहा गया 100% ऑफ द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल नॉट बी टेकन इन सिंगल ईयर। एक साल में आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। 50% of the Sandvet credit will be taken in the first year and the rest in second year.
50% क्रेडिट हम इस साल लेंगे, बाकी अगले साल। लेकिन SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के केस में, जिसकी टर्नओवर पिछले साल 400 लाख से अधिक नहीं है। SSI कौन होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसकी टर्नओवर पिछले साल 400 लाख से या 4 करोड़ से अधिक न हो, उसको हम छोटी यूनिट्स मानते हैं। उस केस में हम कैपिटल गुड्स के सैनवेट क्रेडिट का 100% बेनिफिट उसी साल ही ले सकते हैं, उसमें 50-50 करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, ढंग से सुनना। रूल 4 में आएगा ये, क्रेडिट इज अलाउड ऑन रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स इन फैक्ट्री और बाई आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर एज फॉलोज। कैसे क्रेडिट लेंगे उसका? इन फर्स्ट ईयर अप टू 50% क्रेडिट ऑफ ड्यूटी इज अलाउड, अप टू 50% ऑफ ड्यूटी क्रेडिट इज अलाउड, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट ईयर में बैलेंस क्रेडिट इज अलाउड। जबकि SSI के केस में 100% अलाउड हो जाएगा उसी साल में। कुछ सोचना है क्या? छोटा सा टॉपिक था, मैंने उठाकर ख़त्म भी कर दिया ताकि आगे इसकी टेंशन ना रहे। कैपिटल गुड्स की जितनी भी सैनवेट क्रेडिट होगी, आपने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दी। जैसे ही सामान खरीदा, जैसे ही इनपुट सर्विसेज ली, मैंने इनपुट सर्विसेज ली, सर्विसेज ले करके मैंने जितना भी टैक्स पेमेंट किया था उसको मैंने एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, सैनवेट क्रेडिट। अब मैं जब आपको सामान बेचूंगा तो इसी क्रेडिट में से पहले एडजस्ट करूंगा। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स का मैंने सैनवेट क्रेडिट ले रखा है तो 50% से ज़्यादा का क्रेडिट मैं उस साल नहीं ले सकता। मैं फिर बोलता हूँ, ढंग से सुनना। इन फर्स्ट ईयर्स ऑफ एक्विजिशन, वर्ड क्या लिखा है? इन फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल मैंने लिया है उस साल 50% से ज़्यादा का क्रेडिट हम नहीं ले सकते ड्यूटी पेमेंट करने में। ड्यूटी पेमेंट करने में आखिर इस सैनवेट क्रेडिट का करोगे क्या? यूज़ करोगे किस में? ड्यूटी के पेमेंट करने में। क्लियर है? तो अब कैपिटल गुड्स का कोई टॉपिक आएगा तो गलत नहीं होगा। SSI के केस में आप 100% कैपिटल गुड्स की सैनवेट क्रेडिट का पेमेंट तुरंत कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। लेकिन अदर देन SSI यूनिट्स के केस में आपको जितनी भी सैनवेट क्रेडिट आपने अकाउंट में डाली है उसका 50% इस साल यूज़ करेंगे, 50% बाकी सालों में यूज़ करेंगे, वो आपकी मर्जी। बोलो, मैंने लास्ट क्लास में 1-to-1 रिलेशन भी बताया था, नहीं होना चाहिए। 1-to-1 कोरिलेशन होना इनपुट आउटपुट का जरूरी। अब सर्विस लेकर तुमको सामान बेच रहा हूँ, उसमें कौन सा रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। पक्की बात है ना। अब आते हैं टॉपिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सैनवेट क्रेडिट, जो आपके स्टडी मैट में रूल नंबर 4 के नाम से दिया हुआ है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, रूल नंबर 3 देखते हैं। और जो कैपिटल गुड्स का था वो रूल नंबर 4 में था। सैनवेट क्रेडिट, अब तक हम लोगों ने केवल डेफिनेशंस देखी, और जो डेफिनेशन कंफ्यूज कर रही थी, इनपुट सर्विसेज, 2 थी। इनपुट मैन्युफैक्चरर के केस में, इनपुट सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर के केस में। एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, बात खत्म, यही तो थी। अब जो आते हैं सैनवेट क्रेडिट, हमको अब क्रेडिट लेना है। मैंने सामान खरीदा इनपुट की तरह, मैंने वो जितना भी ड्यूटी का पैसा दिया था एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, सैनवेट क्रेडिट, बात खत्म। मैंने जितना भी कैपिटल गुड्स खरीदा था, कैपिटल गुड्स विच आर डिफाइंड अंडर रूल 2A, उनका जितना भी सैनवेट क्रेडिट था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सैनवेट क्रेडिट में। जितनी भी इनपुट सर्विसेज ली वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सैनवेट क्रेडिट में। एक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हैं। अब उसके आगे की बात बोलना है हमको, जो यहाँ पर लिखी हुई है रूल 3 में। मेरे दिमाग में अब ये है ना, मेरे दिमाग में ये पिक्चर है ना, अब ज़रा देखें। अ मैन्युफैक्चरर and a output service provider can take credit of excise duty, can take credit of excise duty, excise duty and service tax दोनों को हम एक ही खाते में जमा करते हैं। can take credit of excise duty
पेड ऑन इनपुट्स, पेड ऑन कैपिटल गुड्स एंड पेड ऑन सर्विस टैक्स। ठीक है ना? सच क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स टुगेदर इज नोन एज सेनवेट क्रेडिट। अरे यही तो मैंने बोला, कुछ नया तो बोला नहीं। दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड, ओहो, दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड। अब मेरे खाते में क्रेडिट आ गई 5 लाख रुपए, कितनी? और मुझे सरकार को जब मैंने सामान बेचा या सर्विसेज दी तो उस समय मेरे ऊपर टैक्स बना 3 लाख रुपए का। मैं क्या करूं? कैश दे दूं गवर्नमेंट को कि यहाँ से क्रेडिट ले लूं? ले लो ना, 3 लाख का पेमेंट कर दो, अभी भी तुम्हारे पास 2 लाख बचा हुआ है। फिर 1 लाख रुपए देना हुआ, दे दो ना 1 लाख, क्या दिक्कत है? अभी भी 1 लाख बचा हुआ है। इसको कहते हैं सैनवेट क्रेडिट को से ड्यूटी का पेमेंट करना। एक्चुअली वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी बाय यूजिंग द सैनवेट क्रेडिट, दैट्स इट। एक्चुअली वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी टू द गवर्नमेंट बाय यूजिंग द सैनवेट क्रेडिट। अब मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर से समझना। मैन्युफैक्चरर एंड एन आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को ड्यूटी पेमेंट करनी हो, चाहे आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर को ड्यूटी पेमेंट करनी हो, टैक्स पेमेंट करना हो, कैन टेक क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड इन इनपुट्स, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। ठीक, सच क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स टुगेदर इज नोन एज सैनवेट क्रेडिट। उसको हम मिला करके क्या बोलते हैं? दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ड्यूटी और सर्विस टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस विच आर मेंशन्ड अंडर द सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। बात खत्म। कितना सिंपल सा कहानी बोला, सिंपल था ना, कुछ नई चीज़ तो बोला ही नहीं रूल 3 ने। लेकिन अब इसी अवेलमेंट को लेने के चक्कर में ढेर सारे रूल्स बन गए। इसी ड्यूटी के क्रेडिट को लेने के चक्कर में ढेर सारे क्या बन गए? रूल्स बन गए। जरा देखें, प्रॉब्लम ये आई सबसे पहले कि किस ड्यूटी का इस्तेमाल किसके पेमेंट में किया जाए। मेरी बात नहीं समझे। हमने जब ड्यूटी पेमेंट की थी बेटा यहाँ पर, तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया था। हाँ, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया था। हाँ, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस ड्यूटी का पेमेंट किया था। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल क्लॉथ्स का पेमेंट किया था और एनसीसीडी का पेमेंट किया था। एजुकेशन सेस का पेमेंट किया था, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। बाप रे बाप। और यही चीज़ जब हमने सर्विस का इनपुट लिया था तो सर्विस टैक्स था, एजुकेशन सेस था, सेकेंडरी एंड बस। अब हमें ये बात नहीं समझ में आ रही किस चीज़ का पेमेंट किसके यूज़ में करेंगे। जब हम यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करेंगे तो हो सकता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना हो सकता है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना हो सकता है गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस का पेमेंट ड्यूटी का करना हो सकता है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स का पेमेंट करना हो सकता है एनसीसी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी का पेमेंट करना हो, एजुकेशन सेस का पेमेंट करना हो, एसएचई का पेमेंट करना हो, या हो सकता है सर्विस टैक्स का पेमेंट करना हो। आई दादा, एक चीज़ जो छोटी सी बतानी है, एजुकेशन सेस और एसएचई ये आपस में ही एडजस्ट होंगे, बात खत्म। है ना टेंशन? इसका क्रेडिट जो इसमें आपने लिया है उससे केवल इन्हीं दोनों का पेमेंट होगा। बोलो, नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आ रही ना शिवांगी? दिक्कत हो रही ना बाबू? हो तो रही है, ये तो पक्की बात है। दिमाग में आ रहा है, फिर से बोल जरा जो तू बोला रे। नहीं बोलेंगे पिछले क्लास में नहीं थी ना, बस टेंशन वहीं से है। जितने लोग पिछले क्लास में नहीं होंगे वो लोग आज दांत दिखाने के लायक हैं। कितने लोग नहीं थे? एक। और कितने लोग नहीं थे? अरे कई लोग नहीं थे। नहीं थे ना? कह रहा है हाँ, फिर नहीं कंफ्यूज। बाबू जब मैं बार बार बोलता हूँ बेसिक छूट गया तो आगे की कहानी भी समझने में
दिक्कत होगी। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखें, ये चीज़ समझ में आई। हम इन सारी ड्यूटीज़ का क्रेडिट लेने जा रहे हैं और पेमेंट में यूज़ करेंगे, लेकिन कहा गया एजुकेशन सेस और एसएचजी का पेमेंट और इसी में यूज़ करेंगे। पहली चीज़ क्लियर है। बाकी का क्या, अब ज़रा मैं एक नोट लिखवाता हूँ, बात कर लो। ऑन हो गया? एक चार्ट बना लें, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। रूल नंबर 3 लिख करके लिख देंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ सैनवेट क्रेडिट। ड्यूटी मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। बात नहीं बिल्कुल। बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एंड एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस। इसको मैंने कर दिया क्या, अलग। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, एनसीसीडी, इसको मैंने कर दिया अलग। हाँ, बात कर लो। एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, 3 पार्ट में बांट दिया। एनी ड्यूटी, ऑल टाइप्स, सोच लो, कोई छोड़ना नहीं है, कोई भी हो, सब में एडजस्ट हो सकता है। चाहे ये पहली कैटेगरी में हो, चाहे ये दूसरी में हो, चाहे वो तीसरी में हो। समझ में आई मेरी बात? इस अमाउंट को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी ड्यूटी की क्रेडिट लेने में कर सकते हैं, पेमेंट करने में। और ये केवल कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी को यूज करेगा। यानी एईडी, टी&टीए, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल के एईडी को पेमेंट करने में करेगा, या फिर एनसीसीडी से एनसीसीडी का ही पेमेंट होगा। बोलो। एजुकेशन सेस से एजुकेशन सेस का पेमेंट होगा और एसएचजी से केवल एसएचजी का पेमेंट होगा। बताया ना मैंने? ये जो खास बात है यहां पर आएगी। सर्विस टैक्स में, सर्विस टैक्स का पेमेंट करने में इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस एंड एसएचजी। जाहिर सी बात है, सर्विस प्रोवाइडर किसका पेमेंट करेगा? सर्विस टैक्स का। क्यों? एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करेगा। अरे मैन्युफैक्चरर ना केवल ड्यूटी का पेमेंट करेगा, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर तो केवल सर्विस टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इन सारी चीज़ों की क्रेडिट बोले ले सकता है, इंक्लूडिंग इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स। बोलो। ये वाला तो भैया इनको अलाउ ही नहीं है कि क्रेडिट ले लो ना।
अगर आपने कोई एक्साइजेबल गुड्स खरीदा था और उस पर ड्यूटी का पेमेंट किया था, इनका यूज़ आप सर्विस टैक्स में नहीं कर सकते हैं। और सेम यही एजुकेशन सेस का और एसएचई से केवल एसएचई का। ये चीज़ें तुम लोग को याद रखनी है। याद रखना, ये ड्यूटी वो ड्यूटी है जो इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज पर हमने दी है। बोलो ना। चलें, एक ऐसा टैक्स है जो इस पूरे चार्ट में नहीं आ पाया। आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोई हैं, आपने कोई गुड्स खरीदा तो ड्यूटी 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 ड्यूटी। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपने क्या पे करके सर्विस ली होगी? सर्विस टैक्स। तो आखिर सर्विस टैक्स कहाँ शामिल करेंगे? बेसिक एक्साइज ड्यूटी की तरह सर्विस टैक्स पे। ठीक है ना, छूट गया था ये। क्लियर है? ये है यूटिलाइजेशन ऑफ सैंडविच क्रेडिट। इन जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं सैंडविच, हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। पेमेंट तो हमने सबका किया है, लेकिन यूज़ हम इस तरह से करेंगे सैंडविच क्रेडिट का। बोलो। कोई दिक्कत है? अब आपको ये चार्ट दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे की जगह केवल आपको ये दिमाग में रखना है। इस पूरे एक पेज के बदले आपको केवल ये चीज़ दिमाग में रखनी है। चलें आगे। नहीं लिख पाए हो अभी? बोलो। ये टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल में एनसीसीडी का यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें था वही इसमें। लेकिन इनका क्रेडिट आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो यूज़ नहीं कर सकते। इनको बिल्कुल ज़ीरो कर देना, हटा देना। सैंडविच क्रेडिट के गुल्लक में डालना भी मत अमाउंट को। जरा देखें, आखिर हम पेमेंट ही तो करेंगे इन ड्यूटीज़ का। इन ड्यूटीज़ का क्या करने जा रहे हैं? किन किन चीज़ों का पेमेंट कर सकते हैं ये दिया हुआ है आपके एलिजिबल पेमेंट्स पेज नंबर 7.9। एलिजिबल पेमेंट्स पेज नंबर 7.9। सुनो, एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट करने में, फाइनल प्रोडक्ट के एक्साइज ड्यूटी के पेमेंट करने में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं। कभी कभी होता क्या है कि मैंने सामान खरीदा इनपुट और उसको ऐसे ही निकाल दिया, एज सच। जिस तरीके से इनपुट खरीदा उसी तरीके से इनपुट बेच भी दिया, रिमूव कर दिया। नहीं कर सकते। तो जब खरीदा था तो उसकी क्रेडिट मैंने तुरंत सैंडविच क्रेडिट के डब्बे में डाल दी थी, और उस क्रेडिट का यूज़ मैंने कहीं कर दिया होगा पेमेंट करने में। जैसे ही मैंने सामान खरीदा, वो सामान मेरे स्टोर रूम में है और क्रेडिट को मैंने तुरंत ले जाकर के सैंडविच क्रेडिट के डब्बे में डाल दिया। अब वो सबके साथ मिक्स हो गया, हाँ या ना? और इसी क्रेडिट के डब्बे से हम पेमेंट कर रहे हैं अब। लेकिन अब मान लो वही रॉ मटेरियल एज सच मैंने निकाल दिया, तो क्या ड्यूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा मुझे? बिल्कुल करना है। सामान को एज सच सेल करने पर भी ड्यूटी तो है ही। तो क्या करेंगे? रिवर्सल करेंगे। रिहर्सल नहीं करेंगे, रिवर्स करेंगे। जो हमने क्रेडिट इस डब्बे में डाली है उसको फिर निकाल बेटा पेमेंट करने में। अब उतनी क्रेडिट नहीं ले पाएगा तू। तो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन हम पेमेंट में भी करते हैं और रिवर्सल में भी करते हैं। रिवर्सल को रिवर्सल ना कह के पेमेंट भी कह सकते हो। किताबों ने लिखा है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने देखो लिखा हुआ है, एनी एक्साइज ड्यूटी ऑन एलिजिबल पेमेंट्स है, क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ
एनी एक्साइज ड्यूटी, हाँ या ना। दूसरा, एन अमाउंट इक्वल टू, पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू, कहाँ से पैसा निकाल करके पेमेंट, वैसे इस डब्बे का यूज़ क्या करते हो पेमेंट करने में, हमने सामान एज सच निकाल दिया तो आखिर फिर उस ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा ना, उस ड्यूटी को भी इस डब्बे से ही निकाल सकते हो। ये नहीं फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो ही हम निकालेंगे, अगर सामान एज सच निकाल दिए तो भी आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। और ड्यूटी का पेमेंट कहाँ से कर सकते हो, कर सकते हो अगर इस डब्बे में पैसा ही नहीं है तो आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया पेमेंट ऑफ। इस ड्यूटी का यूज़ कर सकते हैं किसके पेमेंट करने में, पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू, पेमेंट इक्वल टू कितना, सेनवेट क्रेडिट टेकन ऑन इनपुट, जितना हमने इनपुट के समय क्रेडिट लिया था उतना ही हम रिवर्स कर देंगे, या कह सकते हो पेमेंट करने में यूज़ करेंगे। क्लियर है। अगर हमने कोई कैपिटल गुड्स लिया था और उसको एज सच बेच दिया, एज सच, मैंने क्या बोला, कैपिटल गुड्स खरीदा, उसके सेनवेट क्रेडिट को उठाकर इस डब्बे में डाल दिया, उसको अब अपने बिजनेस में यूज़ करने के बजाय मैंने कैपिटल गुड्स को ही उठाकर एज सच रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो जब बेचेंगे तो उस पर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब ड्यूटी का पेमेंट कैसे करोगे, इसी डब्बे में से करोगे। पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू, पेमेंट ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू सेनवेट क्रेडिट टेकन ऑन कैपिटल गुड्स, बात खत्म। भाई आपने क्यों लिया, डब्बे में से क्यों निकाला, आपने डब्बे में क्यों ले गए थे, जब आपको उसका यूज़ ही नहीं करना था तो डब्बे में ले क्यों गए थे, गुल्लक में डालने की ज़रूरत क्या थी, तो हटाओ वहाँ से, बस हटाने का काम कर रहे हैं, बस ये समझ लो। अगर हटा चुके हैं तो ये पेमेंट करना पड़ेगा। चलो लास्ट, सर्विस टैक्स ऑन एनी आउटपुट सर्विसेज, और अगर मैंने कोई सामान रिपेयर की तरह बना करके दिया है तो रिपेयर में जो एक्साइज ड्यूटी आएगा उसका भी पेमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। तो दो बेसिक चीज़ें हैं, जब हम सामान निकालते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसकी ड्यूटी का पेमेंट करने में सेनवेट क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे। सामान को मैंने लिया और रिपेयर करके यूज़ करके दिया है, रिपेयर करने में सामान को यूज़ किया तो उसका पेमेंट करने में कर सकते हैं। रॉ मटेरियल को एज सच रिमूवल करने में यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स को एज सच रिमूवल करने में कर सकते हैं, और आउटपुट सर्विस देने में कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये यूटिलाइजेशन है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हमने कैपिटल गुड्स को लिया, 2 साल 3 साल अपने यहाँ यूज़ किया, फिर रिमूव कर दिया, नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सामान लिया, उसको तुरंत एज सच, तुरंत मतलब एज सच रिमूव कर दिया, उसका यूज़ मैंने अपने बिजनेस में किया ही नहीं। लेकिन कभी कभी होता क्या, कैपिटल गुड्स खरीदा और उसको अपने बिजनेस में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यूज़ किया और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया, तो उस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं करने जा रहे। ये हैं उसके रेट्स जो आप लोग खुद घर से पढ़ करके आएंगे एक बार यहाँ तक। क्लियर है। हमने जो बताया अभी तुम लोग को कि ड्यूटीज़ का पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ये सिस्टम है। यूटिलाइजेशन किस में करेंगे इन सब का, ड्यूटी के पेमेंट करने में, एक्साइज ड्यूटी के, सर्विस टैक्स का पेमेंट करने में कर सकते हैं, एज सच रिमूव इनपुट का कर सकते हैं, एज सच रिमूवल कैपिटल गुड्स का कर सकते हैं, रिपेयर करके कर सकते हैं, सब में यूज़ करो। बात समझ में आई, हाँ या ना। नॉन एलिजिबल पेमेंट्स 1/2011 में नहीं कर सकते, 2% वाले में, हाँ या ना। क्लीन एनर्जी में नहीं कर सकते, और जहाँ रिवर्स सर्विस चार्ज होता है वहाँ पर नहीं कर सकते। छोड़ देना इसको, अभी छोड़ देना, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।